हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मेट क्लास 9 में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। प्रश्नावली 1.1 हम हल कर चुके हैं। उसके पहले पार्ट वन में हम उसका इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय दे चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.1 यानी कि प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं 1.2 को हल करने के लिए यहाँ पे एक सवाल दिया गया है। इसमें दिया गया है, निम्न दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है, क्या अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सत्य। अब कारण सत्य है। कारण क्या है? क्योंकि जो वास्तविक संख्या जो होती है वो संख्याओं का संग्रह होता है, या हम इसको कह सकते हैं परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती है। परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती है हमारी क्या? वास्तविक संख्या, या हम बोल सकते हैं संख्याओं का संग्रह भी वास्तविक संख्या कहलाता है। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर हमारा जो बना होता है वास्तविक संख्या। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? प्रत्येक अपरिमेय, जो यहाँ पे अपरिमेय संख्याएं होंगी वो सभी वास्तविक संख्या में होंगी, यानी कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या होती है। ये हमारा हो जाएगा कारण और ये हो जाएगा सॉल्व। दूसरा ये दिया गया है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। इसको देख लेते हैं। तो हमारा ये संख्या रेखा है। अभी संख्या रेखा पर देखते हैं। तो जो अंडर रूट m है, क्या ये संख्या रेखा पर है? तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा असत्य है। क्या हो जाएगा? असत्य है। क्यों असत्य है? चलिए देखते हैं। क्योंकि संख्या रेखा पर हमारा क्या बोलता है? प्राकृतिक संख्या भी होती है, यानी कि धनात्मक वैल्यू भी होती है, ऋणात्मक वैल्यू भी होती है और जीरो भी होती है। और यहाँ पे क्या बोला है? जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। जो प्राकृतिक संख्या है तो वो कहाँ से शुरू होता है? 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, यानी कि अनंत तक होता है। तो प्राकृतिक संख्या के साथ साथ और भी कुछ वैल्यू है, यहाँ पे जीरो भी है, यानी कि ऋणात्मक वैल्यू भी है। अब जब ऋणात्मक वैल्यू भी है तो अंडर रूट यम को हम इस तरह से अंडर रूट यम बराबर अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 लिखेंगे। लेकिन इस संख्या रेखा पर अंडर रूट यम के साथ साथ ये माइनस वैल्यू भी तो है, यानी कि अंडर रूट माइनस यम भी तो होगा, यानी कि माइनस अंडर रूट 1 होगा, माइनस अंडर रूट 2 होगा और माइनस अंडर रूट 3 होगा। तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या के साथ साथ और भी संख्याएं हैं, इसलिए ये जो अंडर रूट यम होगा वो संख्या के प्रत्येक बिंदु पर नहीं होगा। कारण क्यों नहीं होगा? क्योंकि माइनस अंडर रूट यम एक प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं होता है। सिंपल में आप देख सकते हो, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से लेकर के इनफाइनाइट होती है। जब 1 से लेकर के इनफाइनाइट होती है तो यहाँ पे तो आपका संख्या रेखा का मतलब ही नहीं हुआ। संख्या रेखा में क्या होता है? निगेटिव भी होती है, यानी कि इससे भी वो पता चल जाएगा प्राकृतिक संख्या सिर्फ 1 से इनफाइनाइट तक होती है, इससे भी नहीं होगा, यानी कि। लेकिन ये कारण पूरा दिखा दोगे तो सही हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे पे, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये सत्य है या असत्य? तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा क्या? असत्य। क्यों असत्य होगा? आइए देखते हैं। क्योंकि वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती है, यानी कि वास्तविक संख्या में जो होगा वो परिमेय भी होगा और अपरिमेय भी होगा। यानी कि वास्तविक संख्या जो होगा ये अकेले अपरिमेय नहीं होगा, इन दोनों को मिला करके आपका एक वास्तविक संख्या बनता है। वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि हम लिख सकते हैं कारण वास्तविक संख्या में
वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है, परिमेय संख्या भी होती है। वास्तविक संख्या में अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्या होती है, वास्तविक संख्या में अकेले अपरिमेय संख्या नहीं होती। ये एक ही कहो कि अकेले अपरिमेय संख्या से मिलकर आपका वास्तविक संख्या बनेगा तो ये गलत होगा। ऊपर जो था वो दूसरा था, अभी आप स्किप करके देख लेना वीडियो, वो दूसरा सवाल था। तो ये आपका ये तीसरा भी होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होता है, कुछ के परिमेय संख्या भी होते हैं। जैसे हम मान लेते हैं √2, √2 यानी कि एक धनात्मक पूर्णांक है और धनात्मक पूर्णांक के साथ साथ वर्गमूल है, तो इसका वर्गमूल √2 का वर्गमूल √2 में ही होता है, यानी कि √2 एक आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम बोले √4, जो √4 है तो इसका जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है? 2। अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1, यानी कि 2/1 जो आया वो P/Q के रूप में हुआ। तो जब P/Q के रूप में हुआ तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है, परिमेय भी होता है। जैसे यहाँ पे √2 एक अपरिमेय है और √4 एक परिमेय है। उसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल बोलें कि √5 आपका क्या होगा? अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। और जो होगा √9 जो होगा तो इसका जो आएगा वर्गमूल कितना आएगा? 3, और 3 को हम क्या करेंगे? 3/1, यानी कि क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यानी कि जो प्रश्न नंबर 2 आया उसका क्या आ गया? अपरिमेय नहीं होता है बल्कि परिमेय भी होता है, ये उसका एक एग्जाम्पल है। अपने दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा गया है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अब √5 को निरूपित करने के लिए सबसे पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय की कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय में ये वो जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती वो हमारा हाइपोटेनियस यानी कि हमारा होता है कर्ण, और 90 अंश का आधार यानी कि ये जो होता है हमारा बेस, और इसको होता है ये हमारा होता है परपेंडिकुलर। हमेशा 90 अंश के सामने वाली भुजा हमारा क्या होता है? कर्ण। अब इसका पाइथागोरस प्रमेय आप लोग को पता होगा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय आप लोग को पता ही होगा कि h बराबर क्या होता है? h का वर्ग बराबर p का वर्ग प्लस b का वर्ग। h यानी कि कर्ण, p यानी कि परपेंडिकुलर लंब, b मतलब आधार, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का। तो इसको हम h बराबर भी लिख सकते हैं √p का वर्ग प्लस b का वर्ग। अब h जो है यानी कि हाइपोटेनियस हमारा कितना है? √5 है। अब √5 कब आएगा? अब जब भी हम रेखा को दर्शाते हैं, संख्या रेखा पर हम किसी √ के मान को हम निरूपित करते हैं तो वहां पे हमेशा परपेंडिकुलर का मान यानी कि लंब का मान हमेशा 1 लिया जाता है। तो h बराबर हम क्या ले लेंगे? p, यानी कि परपेंडिकुलर लंब का मान हम कितना ले लेंगे? 1 का वर्ग, और 1 का वर्ग तो हमें 5 लाना है, तो 5 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यानी कि यहाँ पे 2 का वर्ग कर देंगे। तो 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग यानी कि 4, और 1 मिलकर कितना हो जाएगा? 4 1 5, यानी कि h बराबर जो आ जाएगा √5, यानी कि जो h का मान हो गया वो √5 आ गया मेरा। अब √5 आ गया तो इसमें जो हमारा लंब है वो कितना? 1, और आधार जो है वो हमारा कितना है? 2 है। अब इसको हम √5 को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। चलिए दर्शाते हैं। चलिए हमने संख्या रेखा ले लिया। अब संख्या रेखा पर हमने क्या कर लेंगे? एक स्केल से खींच देंगे दूरी। अब उसको 1-1 सेंटीमीटर की हम दूरी पर छोड़ देंगे, 1-1 की दूरी बना के छोड़ देंगे। अब हमने यहाँ पे 1-1 का बना के क्या कर दिया? छोड़ दिया। हम अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसका हमारा ये जो संख्या रेखा पर हम इसको बेस बनाएंगे, और जो 1 मीटर की दूरी होगी उसको लंबा बनाएंगे। तो बेस पे हमारा कितना लेना है? 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये इतना और ये इतना लेना है, यानी कि 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का लेना है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो आएगा वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं बी। अब ये तो हमारा 2 सेंटीमीटर यानी कि आधार बन गया। अब हमें लंब लेना है। लंब जो होगा वो चाँदे की सहायता से 90 अंश का कोण बना के ले सकते हो, या आर्क बना के हम आर्क से 90 अंश का कोण आप बना सकते हैं। तो 90 अंश का कोण बना लोगे आर्क से
तो 90 अंश का कोण बना लोगे जब, तो ये इसको हम क्या कर लेंगे, 1 सेंटीमीटर का खींच लेंगे, 1 सेंटीमीटर का रेखा खींच लेंगे। जब 1 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेंगे तो ये वाली रेखा जो होगी हम इसको मिला देंगे, इस वाली रेखा से इस वाली रेखा को मिला देंगे। ये 90 अंश का कोण जब हम चाँदी की सहायता से या गोले प्रकार की सहायता से किसी से बनाएंगे, ये हमारा 2 बन गया, यानी कि आधार 2 है, और क्या नाम है ये, लंब कितना है, ए। तो जो हमारा ये पाइथागोरस प्रमेय पे हो गया, तो इसका जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, √5। अभी जो √5 है वो तो अभी हमारा संख्या रेखा पर है नहीं, अब संख्या रेखा पर √5 को हमें इस पे दर्शाना होगा। अब हमें दर्शाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक गोले प्रकार की सहायता पड़ेगी। तो गोला प्रकार हम लेंगे, तो गोला प्रकार यहाँ से हम इसको मान लेंगे सी, इसको हम मान लेंगे क्या, सी। अब हम क्या करेंगे, ए से लेकर के सी के बीच की जो दूरी है इसको हम माप लेंगे, इसको हम माप लेंगे। जब माप लेंगे तो इसको हम क्या कर देंगे, ऐसे खींच देंगे, इसको आर बनाते हुए इसको हम बना देंगे। तो ये वाली जो दूरी आई, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का एक त्रिज्या के रूप में हो गया, और ये भी क्या हो गया, एक त्रिज्या ये होगी। यानी कि ये वाली दूरी जो है, ये दूरी ए बी और ये ए सी, ये दोनों यानी कि इस देखिए एक अर्धवृत्त पर क्या बन रहे हैं, अर्धवृत्त की त्रिज्या बन रहे हैं, और एक वृत्त पर त्रिज्या की दूरी हमेशा क्या होती है, समान होती है। यानी कि हम लिखेंगे ए सी बराबर क्या लिखेंगे, ए बी। यानी कि जो ए सी बराबर ए बी आया, सॉरी ए बी नहीं, इसको हम डी पॉइंट मानेंगे, ये डी है, डी। तो ए सी बराबर जो आपका आ गया ए डी, यानी कि जो संख्या रेखा है, संख्या रेखा है वो अब इस पर दर्शा दिया गया। वो जो संख्या रेखा कौन सी थी, वो यही है, संख्या रेखा कौन है, वो यही है। यानी कि √5 अब इस संख्या रेखा पर दर्शा दिया गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी वैल्यू को। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों।